गुड आफ्टरनून बच्चों। देखो तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन इस चैप्टर में दो छोटे-छोटे पार्ट रह गए थे। एक तो डैम्प्ड ऑस्किलेशन और एक फोर्स ऑस्किलेशन। और ध्यान रखना कि ये दोनों जो टॉपिक है डैम्प्ड और फोर्स ऑस्किलेशन, ये टॉपिक अपने जेईई एडवांस के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जेईई मेंस के सिलेबस में है। और साथ में बाकी जो तुम्हारे पेपर होते हैं, जैसे केवीपीआई के पेपर में पूछा जाता है, ओलंपियाड के पेपर में पूछा जाता है, ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। और साथ में अगर कोई मेडिकल का बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो तो मेडिकल के नीट के पेपर में भी ये सब पूछे जाते हैं डेटा। तो इनको एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहले हम डैम्प्ड ऑस्किलेशन इसको स्टडी करते हैं। ये तो डैम्प्ड ऑस्किलेशन को स्टडी करने के पहले एक बार ये डैम्पिंग फोर्स क्या होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसको समझने के लिए एक बहुत ऑर्डिनरी टाइप का केस दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जो एयर के अंदर ऑस्किलेट कर रहा है ना? तो हम प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एयर के अंदर मूव कर रहा हो तो एयर के कारण भी इस पर एक रेजिस्टिव फोर्स भी लगता है ना? प्रैक्टिकली पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एयर के अंदर मूव कर रहा हो तो एयर के कारण भी उस पर रेजिस्टिव फोर्स लगेगा। या फिर वो एयर के अंदर नहीं मूव कर रहा हो, उसकी जगह वो ऑब्जेक्ट अगर किसी लिक्विड के अंदर मूव कर रहा हो तो लिक्विड के कारण भी टांग अड़ाने वाला रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, है ना? और तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना? अच्छे ध्यान रखना कि एयर या लिक्विड के कारण मूविंग ऑब्जेक्ट पर जो टांग अड़ाने वाला रेजिस्टिव फोर्स होता है उसको डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं। ये तो हम प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में मूव कर रहा हो तो एयर के कारण भी रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, उसको भी डैम्पिंग फोर्स बोलेंगे। या फिर कोई ऑब्जेक्ट एयर की जगह किसी लिक्विड के अंदर मूव कर रहा हो तो लिक्विड के कारण भी टांग अड़ाने वाला रेजिस्टिव फोर्स रहेगा, उसको भी डैम्पिंग फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मूविंग ऑब्जेक्ट पर एयर या लिक्विड के कारण जो टांग अड़ाने वाला रेजिस्टिव फोर्स लगता है उसको डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं। सिंपल शब्दों में इसको डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं, या कई बार इसको विस्कस फोर्स भी बोल देते हैं। दोनों का मतलब सेम ही होता है, विस्कोसिटी में पढ़ेंगे, है ना? कि एयर या लिक्विड के कारण जो रेजिस्टिव फोर्स लगता है उसको डैम्पिंग फोर्स भी बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको विस्कस फोर्स भी बोलते हैं। तो बस ध्यान रखना कि तुमने पूरे एसएचएम में जितने भी क्वेश्चन किए हैं, उसमें तुमने इस डैम्पिंग फोर्स को नेग्लिजिबल माना था। ये तो ध्यान रखना कि अपने एसएचएम में जितने भी क्वेश्चन किए हैं, उसमें एयर के कारण जो रेजिस्टिव या डैम्पिंग फोर्स था उसको नेग्लिजिबल माना था। लेकिन अब राइट टाइम है, अब हम इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है? तो बस अ, एयर या लिक्विड के कारण मूविंग ऑब्जेक्ट पर जो रेजिस्टिव फोर्स लगता है उसको विस्कस फोर्स या डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं, जिसको एफ डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो एक बार थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि डैम्पिंग फोर्स किस चीज पर डिपेंड करेगा, वो देखना है। ठीक, तुम कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि टांग अड़ाने वाला डैम्पिंग फोर्स इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, है तो फीलिंग से बोल सकते हैं कि टांग अड़ाने वाला जो डैम्पिंग फोर्स है वो इस ऑब्जेक्ट की डैम्पिंग फोर्स भी है, विस्कस फोर्स भी बोल सकते हैं। तो टांग अड़ाने वाला जो विस्कस फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स है, वो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, है ना? तुम कॉमन सेंस से बताओ कि अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो टांग अड़ाने वाला डैम्पिंग फोर्स भी ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी तो डैम्पिंग फोर्स कम होगा, और अगर वेलोसिटी होगी नहीं तो कोई डैम्पिंग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स लगेगा ही नहीं। ये तो हम प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि एयर या लिक्विड के कारण जो भी रेजिस्टिव फोर्स है, जो डैम्पिंग फोर्स लगता है, वो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v के प्रोपोर्शनल होता है। तो बस अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी में चेंज करते हैं, और तुम सभी को पता होगा कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और इसमें जो कांस्टेंट आता है उसको b बोलते हैं। ये तो डायरेक्ट ध्यान रखना कि डैम्पिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू v, तो डैम्पिंग फोर्स इक्वल टू b इंटू v, एंड तो प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी में चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और इधर जो कांस्टेंट आता है उसको b बोलते हैं, इसको डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं। एंड बस आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि ये डायरेक्ट ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट पर लगने वाला रेजिस्टिव या डैम्पिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू v, तो डैम्पिंग फोर्स इक्वल टू b इंटू v, जहां b एक कांस्टेंट होता है।
इसको डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ये नाम से ही क्लियर है कि डैम्पिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा? एक तो इस ऑब्जेक्ट के, है ना? एक तो इस ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा और मेनली ये डैम्पिंग कर रहे मीडियम पे डिपेंड करेगा, या उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे तुम फीलिंग से बताओ कि कोई ऑब्जेक्ट एयर के अंदर मूव कर रहा है ना? अगर कोई ऑब्जेक्ट एयर के अंदर मूव कर रहा है तो एयर का डैम्पिंग कांस्टेंट कम होगा क्योंकि उसमें टांग अड़ाने की टेंडेंसी कम होती है। वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर मूव कर रहा होगा तो वाटर में टांग अड़ाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसलिए वाटर के लिए डैम्पिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा। और ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट शहद जैसे किसी चिपकू लिक्विड में अगर मूव कर रहा हो तो बताओ अगर शहद जैसा कोई चिपकू लिक्विड है तो उसका तो फिर उसमें टांग अड़ाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, उसलिए उसका डैम्पिंग कांस्टेंट बहुत ज्यादा होगा। ये तो नाम से ही क्लियर है कि डैम्पिंग कांस्टेंट मेनली डैम्पिंग कर रहे मीडियम पे डिपेंड करता है, मतलब उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है ना? तो बस ये तो बड़ी-बड़ी बातें बता दी। बस आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिवली याद रखना कि मूविंग ऑब्जेक्ट पर एयर या लिक्विड के कारण जो टांग अड़ाने वाला रेजिस्टिव फोर्स लगता है उसको डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं। और डैम्पिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू वी, तो डैम्पिंग फोर्स इक्वल टू बी इंटू वी, जहाँ वी तो पार्टिकल की वेलोसिटी और बी क्या होगा? डैम्पिंग कांस्टेंट होगा। अब ध्यान रखना कि हम तो इसी फॉर्म का यूज करेंगे, है ना? मतलब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो डैम्पिंग फोर्स टांग अड़ाने वाला होगा, मतलब वेलोसिटी के अपोजिंग होगा और उसका वैल्यू कितना होगा? bv, हम तो उसी का यूज करेंगे। लेकिन अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में हमको ये लिखना पड़ेगा कि डैम्पिंग फोर्स इक्वल टू माइनस बीवी। ये हमको अच्छे पता है कि जो डैम्पिंग फोर्स है वो वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट होगा। अपोजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस लिखा है। तो माइनस जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि डैम्पिंग फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिंग होगा, ठीक है? तो बुक में देखोगे तो डैम्पिंग फोर्स वेक्टर इक्वल टू माइनस बीवी वेक्टर दिया होता है। लेकिन हम लोग फालतू इस माइनस का यूज नहीं करेंगे। हम तो बस एक ही काम करेंगे कि कभी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो डैम्पिंग फोर्स टांग अड़ाने वाला मतलब वेलोसिटी के अपोजिट होगा और उसका मैग्नीट्यूड सिंपली बी इंटू वी, दैट्स ऑल। ये डैम्पिंग फोर्स हमने पढ़ लिया, जिसको दूसरे शब्दों में विस्कस फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो बस ध्यान रखना कि पूरे एसएचएम में तुमने इस डैम्पिंग फोर्स को नेग्लिजिबल माना था, लेकिन अब इसको कंसीडर करते हैं। और ध्यान रखना कि डैम्पिंग के साथ जो ऑस्किलेशन होते हैं उसको डैम्प्ड ऑस्किलेशन बोलते हैं, है ना? तो बस हम देखते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट कर रहा है और उस पर एयर या लिक्विड की डैम्पिंग फोर्स लग रहा हो तो फिर इसका मोशन किस तरह से इफेक्ट होगा वो देखना है। फिर बस ध्यान रखना कि डैम्पिंग फोर्स के साथ जो ऑस्किलेशन होता है उसको डैम्प्ड ऑस्किलेशन बोलते हैं। तब इस डैम्प्ड ऑस्किलेशन को हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। फिर चलो डैम्प्ड ऑस्किलेशन को स्टडी करने के लिए ऑस्किलेशन का सबसे सिंपल केस स्प्रिंग मास सिस्टम लेते हैं, है ना? तो उसके लिए ऑस्किलेशन का सबसे सिंपल केस स्प्रिंग मास सिस्टम लेते हैं। ये तो मान लेते हैं कोई हल्की स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग सॉरी कोई हल्की स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k मान लेते हैं। इसे m मास का कोई ब्लॉक लटका दिया है और चलो आसानी के लिए मान लेते हैं कि ग्रेविटी फ्री फील्ड है, मतलब कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है ना? ये तुमने स्प्रिंग मास सिस्टम में पढ़ा होगा। ये तुम सभी को पता होगा कि mg जैसे कांस्टेंट फोर्स होते हैं वो मोशन को तो इफेक्ट नहीं करते हो, बस इक्विलिब्रियम पोजीशन को शिफ्ट करते हैं। बाकी मोशन या ऑस्किलेशन में उसका कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट चीजों से बचने के लिए मान लेते हैं कि ग्रेविटी फ्री फील्ड है। तो ध्यान रखना कि ऑस्किलेशन का बहुत कॉमन केस लेते हैं। तो चलो मान लेते हैं कोई हल्की सी स्प्रिंग है एम मास का ब्लॉक लटका दिया है और आसानी के लिए मान लेते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स mg नहीं लग रहा है, ग्रेविटी फ्री फील्ड है। सही है ना? और चलो इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया है। ये तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम के ऊपर नीचे ऐसे ऑस्किलेट कर रहा है, ठीक है ना? तो मान लेते हैं कि m मास का जो ब्लॉक है उसको स्प्रिंग से लटका दिया है और डिस्प्लेस कर दिया है, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर नीचे ऐसे चम कर रहा है। और चलो अभी तक तो हमने एयर के रेजिस्टिव फोर्स को नेग्लिजिबल माना था, लेकिन इस बार मान लेते हैं कि इस पर एयर का रेजिस्टिव फोर्स भी लग रहा है, मतलब डैम्पिंग फोर्स भी लग रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बीवी, ये भी लग रहा है। बस डैम्पिंग के साथ जो ऑस्किलेशन होता है उसको डैम्प्ड ऑस्किलेशन बोलते हैं। तो बस देखते हैं कि डैम्प्ड ऑस्किलेशन में इसका मोशन किस टाइप का होगा वो देखना है है ना?
देखो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो बिना मैथमेटिक्स के लॉजिकली सोच सकता है ना? कोई स्मार्ट पर्सन हो तो बिना मैथमेटिक्स के लॉजिकली सोच सकता है ना? तो तुम लॉजिकली देख सकते हो, बताओ अगर डैम्पिंग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगता हो, है ना? हमको पता है कि अगर डैम्पिंग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगता, तब तो इसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट कंजर्व रहती। पढ़ा होगा ना? डैम्पिंग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगता, तब तो इसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, और एनर्जी कंजर्व रहती है मतलब इसका एम्पलीट्यूड मेंटेन रहता है, मतलब ऑस्किलेशन इनफाइनाइट टाइम तक चलता है। लेकिन तुम बताओ, इस बार इस पर एयर का रेजिस्टिव फोर्स या डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, और फीलिंग से बोल सकते हैं कि एयर का रेजिस्टिव फोर्स या डैम्पिंग फोर्स के कारण इसकी एनर्जी में लॉस होगा। तो प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि एयर का जो डैम्पिंग या रेजिस्टिव फोर्स है उसके कारण इसकी एनर्जी में लॉस होगा, और एनर्जी में लॉस होगा तो अब इसका एम्पलीट्यूड मेंटेन नहीं रहेगा, एनर्जी में लॉस के कारण इसका एम्पलीट्यूड लगातार घटेगा। ये तो कोई इंसान हो तो फीलिंग से ही सोच सकता है कि डैम्पिंग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स के कारण इसकी एनर्जी में लॉस होगा। तो बताओ इसकी एनर्जी घटेगी मतलब इसका एम्पलीट्यूड भी घटेगा, और लंबे टाइम के बाद इसका एम्पलीट्यूड टेंड्स टू 0 हो जाएगा, मतलब लंबे टाइम पे के बाद ये ऑस्किलेशन करना बंद कर देगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि डैम्पिंग के कारण एनर्जी में लॉस होगा, तो उसके कारण एम्पलीट्यूड घटेगा, और लंबे टाइम के बाद एम्पलीट्यूड टेंड्स टू 0 हो जाएगा, मतलब शांत हो जाएगा। ठीक, ये लॉजिकली कर सकते हैं, लेकिन चलो एक बार मूर्खों टाइप से इसको मैथमेटिकली कर लेते हैं। ठीक, फिर वही कि ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट तो कर रहा है, लेकिन एयर का डैम्पिंग फोर्स भी लग रहा है। तो इस बार इसका डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड ये टाइम के साथ किस टाइप चेंज करेगा वो देखना है बस। इसको भी बिल्कुल मैथमेटिकली करते हैं। सॉरी, इसको भी मैथमेटिकली करते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट लगातार मूव कर रहा है ना? मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट लगातार मूव कर रहा है, और किसी इंस्टेंट पे इसका इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट x है, और उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं। है तो ध्यान रखना कि ब्लॉक कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो किसी इंस्टेंट पे इसका इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट x है, और इसकी वेलोसिटी v है। तो बस इस इंस्टेंट पर इस पर कौन-कौन से फोर्स लगेंगे वो देखना है। तो बताओ, एक तो रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स लगेगा, और तुम खुद बताओ कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम से नीचे की ओर डिस्प्लेस पे है तो टांग खींचने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की ओर लगेगा kx, है ना? पता होगा कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम से आगे की ओर डिस्प्लेस है, सॉरी, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम से आगे की ओर डिस्प्लेस है, तो रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स पीछे की ओर लगेगा F इक्वल टू kx के बराबर, और दूसरा और कौन सा फोर्स, डैम्पिंग फोर्स भी लगेगा। बस तुम आराम से बताओ कि अभी ब्लॉक नीचे की ओर मूव कर रहा है तो टांग खींचने के लिए डैम्पिंग फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, और अभी देखा था ये रेजिस्टिव या डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, b इंटू वी। बस हम कह सकते हैं कि जो जनरल पोजीशन है यहाँ इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो स्प्रिंग फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स kx, और एक एयर के कारण रेजिस्टिव फोर्स है डैम्पिंग फोर्स bv। तो बस पार्टिकल पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स देख सकते हैं ना, है ना? पार्टिकल पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स देख सकते हैं। तो तुम बताओ कि एक तो स्प्रिंग फोर्स kx लग रहा है, और रेजिस्टिव फोर्स bv लग रहा है, लेकिन दोनों डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है ना? तो बस ये जो डैम्पिंग फोर्स bv है वो भी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, इससे माइनस bv, और ये जो स्प्रिंग फोर्स kx है वो भी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, इसलिए माइनस kx, ये तुमने पढ़ा होगा। ये तो बोल सकते हैं कि डिस्प्लेस पोजीशन पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, एक तो kx, वो भी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, से साइन के साथ माइनस kx, और एक डैम्पिंग फोर्स bv, ये भी मोशन के अपोजिट है, इससे माइनस bv। ठीक है, तो बस रिजल्टेंट फोर्स माइनस kx माइनस bv इतना होगा। बस अब आगे इजीली कर सकते हैं ना? तुम आराम से बताओ कि न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट फोर्स को खोल करके क्या लिख सकते हैं, सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन। बस ऐसा करते हैं कि सारे नमूनों को उधर ट्रांसफर करते हैं। बताओ सारे नमूनों को उधर ट्रांसफर करेंगे। हाँ बच्चों, सॉल्व करने के लिए सारे नमूनों को उधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ma प्लस bv प्लस kx इक्वल टू 0, है ना? इसको सॉल्व कर सकते हैं। मास m इंटू एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, प्लस b इंटू वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt,
प्लस के एक्स इक्वल टू 0, तो बस डैम्प्ड ऑस्किलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई है ना। तो डैम्प्ड ऑस्किलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई है ना। अब देखो, अब हमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ये तुम आगे पढ़ोगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तुम आगे पढ़ोगे, ये सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और सेकंड लेवल की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को तुम इस है ना, इस 12th लेवल या जे एडवांस लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए इंजीनियरिंग में मेथड होते हैं, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और एंटी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे कुछ मेथड होते हैं। ये तो ध्यान रखना। ये सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको अपने 12th है जे एडवांस लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए मैथमेटिक्स में, हायर मैथमेटिक्स में मेथड होते हैं। जैसे तुम लॉग और एंटी लॉग लेते हो ना, वैसे वहां लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और एंटी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड होता है ना। और इस मेथड से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इतना आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना अपने इस लेवल पे नहीं कर सकते हैं, तो इसका रिजल्ट ध्यान में रखना है। चिंता मत करना, फर्स्ट ये फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में जब तुम इंजीनियरिंग में जाओगे ना, तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में इसका सॉल्यूशन करना भी तुम पढ़ लोगे, ठीक ना। लेकिन इस लेवल के लिए थोड़ा ध्यान रखना कि डैम्प्ड ऑस्किलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इसको अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन ये वाला आता है। ये तो हमको इसका रिजल्ट ही ध्यान में रखना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन है, इसका डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना आएगा, x इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस bt बाय 2m sin ओमेगा dt प्लस 5। मेरे को ये मत पूछना कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है ना, ये तुम इंजीनियरिंग में पढ़ोगे इसका सॉल्व करना। लेकिन इसका रिजल्ट अपने एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, तो ध्यान रखना है, ठीक है ना। कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन ये निकलेगा कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए नॉट ई की पावर बी माइनस बी टी बाई 2m साइन ओमेगा डी टी प्लस 5। इसमें ओमेगा डी डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी रूट के बाय एम माइनस बी बाय 2m का स्क्वायर होती है, ठीक है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन ये बन गया। अब चलो तुम देखते ही बताओ, है ना, तुम देखते ही बताओ ये जो x है वो तुम कॉन्फिडेंट ही बताओ कि x इक्वल टू समथिंग इनटू साइन ओमेगा dt प्लस पाई आ गया है ना। तुम बताओ कि x समथिंग साइन ओमेगा dt प्लस पाई आ गया, मतलब ये जो पार्टिकल है वो ओमेगा डी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑस्किलेट करेगा, एंड इसको ऐसे बोल सकते हैं कि x जो है वो समथिंग साइन ओमेगा dt प्लस पाई है ना। मतलब पार्टिकल ओमेगा डी के एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑस्किलेट करेगा। और हम लॉजिकली सोच सकते हैं कि साइन या कॉस के पीछे जो भी आएगा वो किसका काम करेगा, एम्पलीट्यूड का। बस पक्का है कि साइन ओमेगा dt प्लस पाई है, मतलब ये ऑस्किलेट करेगा। और साइन या कॉस के पीछे जो भी आएगा वो किसका काम करेगा, एम्पलीट्यूड का काम करेगा। बस हम बोल सकते हैं कि इस बार इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा बताओ, है ना। एम्पलीट्यूड का काम कौन करेगा, ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाय 2m। तो ये ध्यान रखना कि साइन ओमेगा dt मतलब ऑस्किलेट करेगा, और साइन या कॉस के पीछे जो भी आएगा एम्पलीट्यूड का काम करेगा। तो बताओ इस बार एम्पलीट्यूड का काम कौन करेगा, ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m। तो यहाँ से तुम साफ साफ देख सकते हो कि बताओ इस बार इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा, एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो बोल सकते हैं हम कि डैम्प्ड ऑस्किलेशन में एम्पलीट्यूड मेंटेन नहीं रहता है, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज करता है। और हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि शुरू में इसका एम्पलीट्यूड ए नॉट हो, तो टी टाइम के बाद एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m। और ये डैम्प्ड ऑस्किलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट यही है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अब कभी भी डैम्प्ड ऑस्किलेशन के क्वेश्चन आए, ये ध्यान रखना कि अब कभी भी डैम्प्ड ऑस्किलेशन के क्वेश्चन आए तो गधों टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखने की जरूरत नहीं है, और इसका एक नॉनसेंस रिजल्ट भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बस डैम्प्ड ऑस्किलेशन में एक ही चीज ध्यान रखना कि डैम्प्ड ऑस्किलेशन में डैम्पिंग या रेजिस्टिव फोर्स के कारण एम्पलीट्यूड घटता है, और इनिशियली एम्पलीट्यूड ए नॉट हो, तो टी टाइम के बाद एम्पलीट्यूड कितना होता है, ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m। चलो एक बार इसके डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ बना लेते हैं। बस तुम कॉमन सेंस से बताओ कि डिस्प्लेसमेंट समथिंग साइन ओमेगा dt प्लस पाई है ना,
तो था डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा dt इस टाइप से चेंज हो रहा है, मतलब कंफर्म है कि पार्टिकल ऑस्किलेट करेगा। साइन फंक्शन है ना यार, डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा dt प्लस फाई है, मतलब पार्टिकल ओमेगा डी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑस्किलेट तो करेगा, लेकिन बताओ इस बार इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा, इस बार इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ घटेगा और e की पावर माइनस बीटी बाई 2m के टाइप से घटेगा। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि पार्टिकल ओमेगा डी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑस्किलेट तो करेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ लगातार घटेगा। बस हम बोल सकते हैं कि शुरू में एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, फिर एम्पलीट्यूड कम होगा, फिर और कम होगा, ऐसे घटेगा और घटते घटते लंबे टाइम के बाद एम्पलीट्यूड टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, मतलब पार्टिकल परमानेंटली शांत हो जाएगा। और तुम बताओ, ये चीज तो हमने, है ना, तुम सोच के बताओ कि ये चीज तो हमने अपने कॉमन सेंस से ही सोच ली थी, है ना, तो फालतू का इतना कचरा किया, है ना। ये चीज तो हमने शुरू में लॉजिकली सोच ली थी, लेकिन हमको लॉजिकली पता था कि बता इस बार इस पर डैम्पिंग फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है ना वही कि इस पर डैम्पिंग फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, जिसके कारण इसकी एनर्जी में लॉस होगा, एनर्जी में लॉस होगा तो इसका एम्पलीट्यूड भी घटेगा और लंबे टाइम के बाद एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, मतलब पार्टिकल रुक जाएगा। ये तो हमने अपनी अनपढ़ बुद्धि से ही सोच लिया था और पढ़े लिखों के टाइम से मैथमेटिकली सॉल्व किया, तब भी यही आंसर आ गया। सही है ना तो ये आ गया। अब चलो इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ किस टाइम, ये तो पूरा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आ गया। अब हमको केवल एम्पलीट्यूड ये टाइम के साथ किस टाइम चेंज करेगा वो देखना है, ठीक है ना। बस हमको अच्छे पता है कि डैम्प्ड ऑस्किलेशन में एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली घटता है और इनिशियली एम्पलीट्यूड ए नॉट हो तो टी टाइम के बाद एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है, ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाय 2m। बस तुम बताओ, स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड ए नॉट होगा, फिर बताओ टाइम के साथ साथ ई की पावर माइनस टी घटेगा ना, ई की पावर प्लस टी थोड़ी है, ई की पावर माइनस टी है, तो टाइम के साथ साथ ई की पावर माइनस टी घटेगा तो एम्पलीट्यूड भी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली घटेगा और लंबे टाइम के बाद एम्पलीट्यूड टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सारी चीजें हमने लॉजिकली सोच ली थी, मैथमेटिकली भी आंसर वही आ गया, ठीक है। तो अब लास्ट बार तो मैं बोल रहा हूँ कि अब अगर डैम्प्ड ऑस्किलेशन का कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो मूर्खों टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन भी याद रखने की जरूरत नहीं है और ये नॉनसेंस बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आगे प्रैक्टिकली सोचता है ना, कोई मशीन थोड़ी है, इंसान है ना, तो आगे तुम बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचता। ये तो ध्यान रखना कि कभी भी डैम्प्ड ऑस्किलेशन का क्वेश्चन आ जाए, बस दिमाग में यही होना चाहिए कि इस बार इस ब्लॉक पर एयर का डैम्पिंग फोर्स लग रहा है ना, दिमाग में ये होना चाहिए कि इस बार इस ऑब्जेक्ट पर एयर का रेजिस्टिव फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स लग रहा है और एयर के रेजिस्टिव एंड डैम्पिंग फोर्स के कारण इसकी एनर्जी लॉस होगी, ठीक है ना। एयर के डैम्पिंग फोर्स के कारण इसकी एनर्जी लॉस होगी और बताओ एनर्जी में लॉस होगा तो उसके कारण इसका एम्पलीट्यूड भी एक्सपोनेंशियली घटेगा। और बस एक ही चीज ध्यान रखना कि शुरू में अगर इसका एम्पलीट्यूड ए नॉट हो तो टी टाइम के बाद एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m, डेट्स ऑल। इतना ही ध्यान में रखना है, बाकी सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। इस कचरा एक्सप्रेशन को भी याद रखने की जरूरत नहीं है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ना। तो डैम्प्ड ऑस्किलेशन को हमने स्टडी कर लिया। अब देखो ये तो पूरा डिटेल में स्टडी किया, अब इसके रिजल्ट को अलग से देख लेते हैं, ठीक है। ये तो ध्यान रखना तुम कि अब कभी भी डैम्प्ड ऑस्किलेशन का क्वेश्चन है, बस दिमाग में प्रैक्टिकल चीजें आनी चाहिए कि बता डैम्पिंग फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स के कारण एनर्जी में लॉस होगा, बस एनर्जी में लॉस होगा तो एम्पलीट्यूड भी घटेगा और एक्सपोनेंशियली घटेगा। एक्सपोनेंशियली घटेगा मतलब ई की पावर माइनस टी के टाइप से घटेगा और बस शुरू में एम्पलीट्यूड ए नॉट हो तो टी टाइम के बाद एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m। इस केवल इसी फॉर्मूले को याद रखना है, बाकी सब भूल जाना, ठीक है। ये तो ध्यान रखना कि डैम्प्ड ऑस्किलेशन में एम्पलीट्यूड टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली घटता है और शुरू में एम्पलीट्यूड ए नॉट हो तो टी टाइम के बाद एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m। ये बी टी बाई 2m वाली चीज खास याद रखना, ठीक है। अब चलो एक और चीज देखना, ये थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट पे बेस्ड है जो तुम 12th में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है इसको, ठीक है। कि हमने तो देख लिया कि डैम्प्ड ऑस्किलेशन में एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m को कैसे लिख सकते हैं, b बाई 2m इंटू टी लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ध्यान रखना तुम ये तुम 12th में पढ़ोगे, ठीक है, 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ोगे। थोड़ा ध्यान रखना कि अगर कभी भी कोई चीज एक्सपोनेंशियली घट रही हो, मतलब e की पावर माइनस टी के टाइप से घट रही हो,
तो एक्सपोनेंशियल के अंदर टी के साथ जो भी आता है उसको डीके कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये 12th में तुम इसको पढ़ोगे, लेकिन अभी से ही ध्यान रखना कि अगर कभी भी कोई चीज एक्सपोनेंशियली घट रही हो, मतलब e की पावर माइनस टी के टाइप से घट रही हो, तो एक्सपोनेंशियल के अंदर t के साथ जो भी नमूना आता है उसको डीके कांस्टेंट बोलते हैं। तो बता, इस बार t के साथ क्या आ रहा है, b/2m। तो इस बार डीके कांस्टेंट का काम b/2m करेगा। और नाम से ही क्लियर है कि बताओ डीके कांस्टेंट है ना, डीके कांस्टेंट ये बताता है कि एम्पलीट्यूड का डीके कितना फास्टली हो रहा है वो बताता है। ये तो ध्यान रखना कि अगर इसका डीके कांस्टेंट मतलब b/2m ज्यादा होगा, है ना, अगर इसका डीके कांस्टेंट मतलब b/2m ज्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड में डीके तेजी से होगा, मतलब एम्पलीट्यूड तेजी से घटेगा। और अगर इसका डीके कांस्टेंट कम होगा मतलब b/2m कम होगा, तो एम्पलीट्यूड में डीके भी कम होगा, मतलब एम्पलीट्यूड धीरे-धीरे घटेगा। ठीक है, पूरी फिजिक्स में याद रखना कि कोई भी चीज एक्सपोनेंशियली घटती हो तो एक्सपोनेंशियल में टी के साथ जो नमूना आता है उसको डीके कांस्टेंट बोलते हैं। और डीके कांस्टेंट ये बताता है कि क्वांटिटी कितना जल्दी-जल्दी डीके हो रही है, मतलब कितना जल्दी डिक्रीज हो रही है वो बताता है। बस अगर इसका डीके कांस्टेंट मतलब b/2m ज्यादा हो तो एम्पलीट्यूड में डीके ज्यादा तेजी से होगा, मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा तेजी से घटेगा। और अगर डीके कांस्टेंट कम हो मतलब b/2m कम हो तो एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड में डीके कम होगा, मतलब एम्पलीट्यूड धीरे-धीरे घटेगा। ये कर सकते हैं। चलो इसी पे बेसिक कॉमन टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो अपनी स्मार्टनेस से आंसर देना। ठीक है, ये तो हमको दे रखा है कि दो डैम्ड ऑस्किलेटर हैं, ठीक है ना, दो डैम्ड ऑस्किलेटर हैं। तो हमको दे रखा है कि दोनों डैम्ड ऑस्किलेटर एक ही मीडियम में मूव कर रहे हैं, है ना, मान लेते हैं कि दो डैम्ड ऑस्किलेटर हैं। दोनों एक ही मीडियम में मूव कर रहे हैं। और बताओ, एक ही मीडियम में मूव कर रहे हैं मतलब दोनों का डैम्पिंग कांस्टेंट तो सेम है, लेकिन दोनों का मास अलग-अलग है। ठीक है, ये तो देखो, ये जो पहला ऑब्जेक्ट है और हमको पता है डैम्प्ड ऑस्किलेशन है तो एम्पलीट्यूड टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली घटेगा। तो जो पहला ऑब्जेक्ट है उसका एम्पलीट्यूड इस टाइप से घट रहा है और दूसरे ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड ऐसे घट रहा है। बस हमको लॉजिकली बताना है कि अगर दोनों का डैम्पिंग कांस्टेंट सेम हो तो मास किसका ज्यादा और किसका कम होगा वो देखना है। चलो तुम आंसर बताओ, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके बताओ कि दोनों का अगर डैम्पिंग कांस्टेंट सेम हो तो मास किसका ज्यादा होगा। चलो सोच लिया ना, मैं एक बार बता देता हूँ उसको। ये हमको दे रखा है कि दो ऑस्किलेटर हैं, दोनों का डैम्पिंग कांस्टेंट सेम है, मास डिफरेंट है और दोनों का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ किस तरह से घट रहा है उसका ग्राफ दे रखा है। किसका मास ज्यादा होगा तो किसका कम होगा वो देखना है। बस इजीली कर सकते हैं ना। ये तो मैंने तुमको अभी चमका कर बताया था कि डैम्प्ड ऑस्किलेशन में एम्पलीट्यूड a इक्वल a नॉट e की पावर माइनस bt/2m के टाइप से चेंज करता है। t के साथ जो आता है वो डीके कांस्टेंट का काम करता है। तो इस डैम्प्ड ऑस्किलेशन में डीके कांस्टेंट का काम b/2m करता है। बस साफ-साफ दिख रहा है कि इन दोनों में से बताओ किसका डीके कांस्टेंट ज्यादा है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, साफ-साफ बताओ कि फर्स्ट केस में एम्पलीट्यूड तेजी से घट रहा है ना, दिख रहा है ना? ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट केस में एम्पलीट्यूड तेजी से घट रहा है और एम्पलीट्यूड ज्यादा तेजी से घट रहा है मतलब इसका डीके कांस्टेंट ज्यादा होगा, मतलब b/2m ज्यादा होगा। ये तो साफ-साफ देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में एम्पलीट्यूड तेजी से घट रहा है, एम्पलीट्यूड तेजी से घट रहा है मतलब इसका डीके कांस्टेंट b/2m ज्यादा होगा। अब बताओ, b/2m ज्यादा होगा तो इसका मास कम होगा। तुम बताओ कि b सेम है, 2 भी कांस्टेंट है। बस इसका b/2m ज्यादा होगा तो डिनोमिनेटर कम होगा, मतलब मास कम होगा। और सेकंड केस में बताओ, सेकंड केस में इसका एम्पलीट्यूड धीरे-धीरे घट रहा है तो इसका डीके कांस्टेंट मतलब b/2m कम होगा। और डीके कांस्टेंट कम होगा तो इसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, मतलब मास ज्यादा होगा। तो फर्स्ट केस में मास कम और सेकंड केस में मास ज्यादा होगा। तो इजीली कर सकते हो। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इस डैम्प्ड ऑस्किलेशन में कुछ और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाह रहा हूँ कि डैम्प्ड ऑस्किलेशन में बस काम की एक ही चीज याद रखी हमने कि बस डैम्प्ड ऑस्किलेशन में एनर्जी में लॉस होता है, उसके कारण एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली घटता है। और शुरू में एम्पलीट्यूड ए नॉट हो तो टी टाइम के बाद एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस bt/2m। बस यही याद रखना है और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखो, अब इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा वो डैम्प्ड ऑस्किलेशन में भी यूज होगा और 12th में जब तुम रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे तब भी इसमें यूज होगा। देखना ये तो अब इसमें अगला कंसेप्ट होता है हाफ लाइफ पीरियड। और जो हाफ लाइफ पीरियड है उसको टी हाफ बोलते हैं।
तो ये देखते हैं कि अगर कभी डैम्प्ड ऑस्किलेशन हो, तो डैम्प्ड ऑस्किलेशन के केस में हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो किसी की लैंग्वेज अच्छी हो तो नाम से ही किसी की लैंग्वेज अच्छी हो तो नाम से ही क्लियर है कि बताओ जितने टाइम में एम्पलीट्यूड घट करके इनिशियल का हाफ रह जाएगा, उसको हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। है तो हमको सभी को पता है कि डैम्प्ड ऑस्किलेशन में एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली घटता है, तो बस ध्यान रखना कि जितने टाइम में एम्पलीट्यूड इनिशियल का हाफ हो जाए या इनिशियल का आधा हो जाए, उसको हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। ठीक है, फिर बस हमको देखना है कि डैम्प्ड ऑस्किलेशन का हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा, मतलब एम्पलीट्यूड इनिशियल का आधा होने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है। फिर बस हमको ले दे करके एक ही चीज पता है ना, पूरे डैम्प्ड ऑस्किलेशन में हमको बस एक ही चीज पता है कि डैम्प्ड ऑस्किलेशन में एनर्जी में लॉस के कारण एम्पलीट्यूड घटता है। और बताओ शुरू में एम्पलीट्यूड ए नॉट हो तो टी टाइम के बाद एम्पलीट्यूड कितना होता है, ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m, है ना। बस हमको हाफ लाइफ पीरियड देखना है, मतलब एम्पलीट्यूड इनिशियल का आधा होने में कितना टाइम लगेगा, है ना। हमको देखना है कि एम्पलीट्यूड इनिशियल का आधा होने में मतलब ए नॉट बाई 2 होने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है। तो उसके लिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या रख देंगे, ए नॉट बाई 2। तो ध्यान रखना कि एम्पलीट्यूड आधा होने में मतलब ए नॉट बाई 2 होने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू ए नॉट बाई 2 रख देते हैं। सॉल्व कर लोगे ना, सॉल्व करोगे तो ए नॉट से ए नॉट कैंसल, तो कितना आ गया 1 बाई 2 इक्वल टू ई की पावर माइनस बी टी बाई 2m। चलो दोनों इनवर्स करते हैं, तो दोनों इनवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू ई की पावर बी टी बाई 2m। मैं उल्टा कर देता हूँ, इसको आगे कर देता हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, दोनों इनवर्स करेंगे तो e की पावर bt बाई 2m इक्वल टू हाफ का इनवर्स 2। अब e की पावर को उधर ट्रांसफर करना है, तो ये तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि e की पावर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाता है, नेचुरल लॉग बन जाता है। तो बताओ e की पावर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा bt बाई 2m, और e की पावर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो नेचुरल लॉग बन जाएगा, मतलब ln2 बन जाएगा। ठीक है, इन नमूनों को भी उधर ट्रांसफर करते हैं, तो बताओ t इक्वल टू कितना हो गया, ln2 अपन b बाई 2m, ये हो गया, है ना। और तुम बताओ ये टाइम कौन सा हो गया, एम्पलीट्यूड को आधा होने में टाइम आ गया। और ध्यान रखना कि एम्पलीट्यूड को आधा होने में जो टाइम लगता है उसको हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं कि डैम्प्ड ऑस्किलेशन का हाफ लाइफ पीरियड कितना होता है, ln2 अपन b बाई 2m, या ln2 अपन b बाई 2m को हम क्या बोल सकते हैं, डीके कांस्टेंट, बताया था ना, ये b बाई 2m को डीके कांस्टेंट बोलते हैं। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि डैम्प्ड ऑस्किलेशन में एम्पलीट्यूड आधा होने में जो टाइम लगता है उसको हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। और हाफ लाइफ पीरियड होता है ln2 अपन b बाई 2m या ln2 अपन डीके कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको कोई रटने की जरूरत नहीं है, और भी तुमको ज्यादा प्रेम आ रहा है तो इस फॉर्म में याद रख सकते हो। ठीक है, डैम्प्ड ऑस्किलेशन का हाफ लाइफ पीरियड होता है ln2 अपन डीके कांस्टेंट, तो ln2 अपन डीके कांस्टेंट b बाई 2m, ये ध्यान रखना। अब देखो, अब कई लोगों के दिमाग में आता है कि हाफ लाइफ पीरियड का कंसेप्ट कहाँ से बीच में आ गया। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये तो अच्छे ध्यान रखना कि पूरी साइंस में हाफ लाइफ पीरियड तभी मीनिंगफुल होता है जब वो क्वांटिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। ये खतरनाक चीज ध्यान रखना, तो अच्छे ध्यान रखना कि पूरी साइंस में हाफ लाइफ पीरियड तभी मीनिंगफुल होता है जब वो क्वांटिटी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली घटती है, तभी हाफ लाइफ पीरियड मीनिंगफुल होता है। देखना, जैसे बताओ डैम्प्ड ऑस्किलेशन में एम्पलीट्यूड भी एक्सपोनेंशियली घटता है, यहाँ भी हाफ लाइफ पीरियड मीनिंगफुल होगा। ऐसे 12th में पढ़ोगे कि रेडियो एक्टिविटी के कारण रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के नंबर भी एक्सपोनेंशियली घटते हैं, तो वहां भी हाफ लाइफ पीरियड मीनिंगफुल होगा। 12th पे पढ़ोगे कि डिस्चार्जिंग में कैपेसिटर का चार्ज भी एक्सपोनेंशियली घटता है, तो वहां भी हाफ लाइफ पीरियड मीनिंगफुल होता है। तो बस चमका कर लिख रखा है, ठीक है, कि हाफ लाइफ पीरियड तभी मीनिंगफुल होता है जब वो क्वांटिटी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली घट रही हो। अगर वो क्वांटिटी टाइम के साथ लीनियरली घट रही हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनली घट रही हो, तो फिर हाफ लाइफ पीरियड निकाल तो सकते हो, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आगे याद रखना, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में यूज होगा। कभी भी कोई क्वांटिटी एक्सपोनेंशियली घटती हो तो वहां हम हाफ लाइफ पीरियड के कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये आगे हाफ लाइफ पीरियड देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं,
हाँ बच्चों, अभी हमने हाफ लाइफ पीरियड देख लिया और हमको पता चल गया कि वो टाइम जिसमें डैम्प्ड ऑस्किलेशन का एम्पलीट्यूड आधा हो जाए उसको हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। ये तो देखो अब इसमें कोई 9-10th लेवल का पार्ट आता है जो हमारे टाइम पे 10th की बुक में आता था। ठीक है, देखो अभी हमने हाफ लाइफ पीरियड देख लिया ना, तो इस हाफ लाइफ पीरियड के बेसिस पे भी हम एम्पलीट्यूड टाइम के साथ किस तरह से घटेगा उसको हाफ लाइफ पीरियड के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, और इसको तो 9-10 के बच्चे के टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। जैसे मान लेते हैं कि कोई मान लेते हैं कोई डैम्प्ड ऑस्किलेटर है। क्या होगा? हाँ, तो ये मान लेते हैं कोई डैम्प्ड ऑस्किलेटर है जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली घट रहा है ना, और चलो मान लेते हैं कि शुरू में मतलब t इक्वल टू 0 पर इसका एम्पलीट्यूड a नॉट है तो कोई डैम्प्ड ऑस्किलेटर है और स्टार्टिंग में मतलब t इक्वल टू 0 पर इसका एम्पलीट्यूड a नॉट है। तो हम सभी को पता है कि डैम्पिंग के कारण एनर्जी में लॉस होगा, तो उसके कारण इसका एम्पलीट्यूड ऐसे एक्सपोनेंशियली घटेगा। और चलो मान लेते हैं कि एक हाफ लाइफ पीरियड गुजर गया, है ना, मान लेते हैं एक हाफ लाइफ पीरियड इतना ही होता है ना, तो मान लेते हैं कि एक हाफ लाइफ पीरियड गुजर गया, मतलब एक हाफ लाइफ पीरियड गुजर गया मतलब इसको t इक्वल टू टी आप बोलेंगे ना, और हम सभी को पता है कि एक हाफ लाइफ पीरियड में इसका एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा मतलब a नॉट बाय 2 हो जाएगा। बस बोल सकते हैं एक हाफ लाइफ पीरियड गुजर गया तो इसका एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा मतलब a नॉट बाय 2 हो जाएगा। ये इसको अपने अनपढ़ों के शब्दों में क्या लिख सकते हैं, a नॉट इंटू आधे की पावर 1। बस हम बोल सकते हैं कि एक हाफ लाइफ पीरियड गुजर जाएगा तो इसका एम्पलीट्यूड a नॉट इंटू आधे की पावर 1 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब चलो मान लेते हैं कि एक और हाफ लाइफ पीरियड गुजर गया, है ना, मान लेते हैं कि एक और हाफ लाइफ पीरियड गुजर गया मतलब टोटल 2 हाफ लाइफ पीरियड गुजर गए। बस तुम बताओ कि एक और हाफ लाइफ पीरियड गुजर जाएगा तो एम्पलीट्यूड और आधा हो जाएगा मतलब a नॉट बाय 4 हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, एक और हाफ लाइफ पीरियड गुजर जाएगा तो एम्पलीट्यूड और आधा हो जाएगा मतलब a नॉट बाय 4 हो जाएगा। ये इसको अपने अनपढ़ों के शब्दों में क्या लिख सकते हैं, a नॉट इंटू आधे की पावर 2 बोल सकते हैं। ठीक है, सही है ना, तो बस अब तो हम आगे घिसने की जरूरत ही नहीं, आगे लॉजिकली बोल सकते हैं। ठीक है, तो तुम बताओ कि एक हाफ लाइफ पीरियड गुजर गया तो एम्पलीट्यूड आधे की पावर 1 टाइम्स हो गया, 2 हाफ लाइफ पीरियड गुजर जाएंगे तो एम्पलीट्यूड आधे की पावर 2 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे ही मान लेते हैं कि 3 हाफ लाइफ पीरियड गुजर गए तो एम्पलीट्यूड आधे की पावर 3 टाइम्स हो जाएगा। ये तो अब हम लॉजिकली बोल सकते हैं, एक हाफ लाइफ पीरियड गुजर गया तो एम्पलीट्यूड आधे की पावर 1 टाइम्स, 2 हाफ लाइफ पीरियड गुजर गए तो एम्पलीट्यूड आधे की पावर 2 टाइम्स, है ना। ऐसे ही 3 हाफ लाइफ पीरियड गुजर गए तो एम्पलीट्यूड आधे की पावर 3 टाइम्स। ऐसे ही 6 हाफ लाइफ पीरियड गुजर गए तो एम्पलीट्यूड आधे की पावर 6 टाइम्स हो जाएगा। और चलो ऐसे ऐसे टोटल n हाफ लाइफ पीरियड गुजर गए तो एम्पलीट्यूड आधे की पावर n टाइम्स हो जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड ये क्या हो रहा है, ए है तो वही कैसे ऐसे n हाफ लाइफ पीरियड गुजर गए तो एम्पलीट्यूड आधे की पावर n टाइम्स हो जाएगा, मतलब a इक्वल टू a नॉट आधे की पावर n इतना हो जाएगा। ठीक है, तो बस इससे हम एम्पलीट्यूड टाइम के साथ किस टाइप चेंज करेगा उसको हम हाफ लाइफ पीरियड की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, तो निकालना उल्टा और आसान होता है। ठीक, सही है ना, तो बस ध्यान रखना कि तो फालतू का इतना सारा लिखा, आगे तुम थोड़ा सा अनपढ़ के टाइप से कॉमन सेंस से ध्यान रखना। ये तो अच्छे ध्यान रखना तुम कि डैम्प्ड ऑस्किलेशन हो तो डैम्पिंग के कारण एनर्जी में लॉस होगा, तो उसके कारण एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली घटेगा। और ऐसे केस में बताओ एक हाफ लाइफ पीरियड गुजर गया तो एम्पलीट्यूड आधे की पावर 1 टाइम्स, 2 हाफ लाइफ पीरियड गुजर गए तो एम्पलीट्यूड आधे की पावर 2 टाइम्स, ऐसे ही 5 हाफ लाइफ पीरियड गुजर गए तो एम्पलीट्यूड आधे की पावर 5 टाइम्स, है ना। 10 हाफ लाइफ पीरियड गुजर गए तो एम्पलीट्यूड आधे की पावर 10 टाइम्स, और ऐसे ऐसे n हाफ लाइफ पीरियड गुजर गए तो एम्पलीट्यूड आधे की पावर n टाइम्स हो जाएगा। सही है, और मैं फिर से वार्न कर रहा हूँ, है ना, फिर से वार्न कर रहा हूँ कि अभी मैंने बोला ना कि 2 हाफ लाइफ पीरियड गुजर गए तो एम्पलीट्यूड आधे की पावर 2 टाइम्स, 3 हाफ लाइफ पीरियड गुजर गए तो एम्पलीट्यूड आधे की पावर 3 टाइम्स। तो ध्यान रखना कि ये वाला जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, ध्यान रखना कि ये वाला जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो तभी वैलिड है जब वो क्वांटिटी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली चेंज करे, है ना, मतलब e की पावर माइनस टी के टाइप से चेंज करे तभी वैलिड है। बाकी अगर वो क्वांटिटी टाइम के साथ लीनियरली घटे तो ये आधे की पावर 3 और वो सब वैलिड नहीं होगा। ऐसी कोई क्वांटिटी टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनली चेंज करे तब भी वो चीज वैलिड नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने चमका कर लिख दिया है कि ये जो हाफ लाइफ पीरियड का हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि ये 3 हाफ लाइफ पीरियड में एम्पलीट्यूड आधे की पावर 3 टाइम्स, तो ये वाला जो कंसेप्ट बताया है सब
तभी वैलिड है जब वो चीज एक्सपोनेंशियली चेंज करे, है ना। और डैम्प्ड ऑस्किलेशन में एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली चेंज करता है, मतलब इसमें बिंदास आधे की पावर 2, आधे की पावर 3 ये सब लगा सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना कि डैम्प्ड ऑस्किलेशन में भी लगा सकते हैं। 12th में तुम पढ़ोगे कि रेडियो एक्टिविटी में नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होते हैं वो भी एक्सपोनेंशियली घटते हैं, तो उसमें भी ये हाफ लाइफ पीरियड का कंसेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं रेडियो एक्टिविटी साथ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुमको अभी ये 11वीं के एग्जाम नहीं क्लियर करना है, केवीपीआई भी क्लियर करना है। और केवीपीआई के एग्जाम में कुछ 12th पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना कि ये एम्पलीट्यूड के टाइप से रेडियो एक्टिविटी में नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी एक्सपोनेंशियली चेंज करते हैं, तो उसमें भी हाफ लाइफ पीरियड का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। हो जाएगा ना। तो ये सारा कंसेप्ट बता दिया। ठीक, अब चलो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। पहले कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ टफ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, और ध्यान रखना कि करा रहा हूँ क्वेश्चन डैम्प्ड ऑस्किलेशन के, लेकिन मन में समझ जाना कि इनडायरेक्टली रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन भी उसी टाइप से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी का तुमसे करवाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। तो इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसमें हमको दे रखा है कि कोई डैम्प्ड ऑस्किलेटर है ना, कोई डैम्प्ड ऑस्किलेटर है जिसमें एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली घट रहा है, और हमको दे रखा है कि 10 मिनट में एम्पलीट्यूड आधा हो जाता है। क्यों, तो एम्पलीट्यूड को आधा होने में टाइम 10 मिनट लग रहा है, तो हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट है। तो हमको देखना है कि कितने टाइम के बाद एम्पलीट्यूड 1/30 2 टाइम्स हो जाएगा, वो देखना है ना। तो इसका एम्पलीट्यूड 1/32 टाइम्स कितने टाइम के बाद हो जाएगा वो देखना है। तो इसको कर सकते हैं ना, ज्यादा ये डेढ़ बुद्धि नहीं लगाते हैं, बिल्कुल हम अनपढ़ टाइप से सोचते हैं। ठीक है, ये तो हमको दे रखा है कि एम्पलीट्यूड को आधा होने में टाइम 10 मिनट लग रहा है, और हमको पता है कि बताओ एम्पलीट्यूड को आधा होने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। तो इनके कहने का मतलब है कि इस डैम्प्ड ऑस्किलेशन का हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट्स है। ठीक है, बस हमको देखना है कि एम्पलीट्यूड 1/32 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा, समय लगेगा वो देखना है। दोस्तों आराम से बताओ कि बताओ 1/32 को अपने अनपढ़ों के शब्दों में क्या लिख सकते हैं, आधे की पावर 5 टाइम्स। तुम बताओ कि 1/32 को अपने अनपढ़ों के शब्दों में क्या बोल सकते हैं, आधे की पावर 5 टाइम्स। तो बस तुम बताओ कि बताओ एम्पलीट्यूड आधे की पावर 5 टाइम्स हो गया, मतलब इसमें कितने हाफ लाइफ पीरियड गुजर गए होंगे, 5 हाफ लाइफ पीरियड गुजर गए होंगे, कह सकते हैं ना। तो एक एम्पलीट्यूड 1/32 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा वो पूछा है, तो बस एम्पलीट्यूड 1/32 टाइम्स हो रहा है, इसको अपने अनपढ़ों के शब्दों में आधे की पावर 5 टाइम्स बोल सकते हैं। बस एम्पलीट्यूड आधे की पावर 5 टाइम्स हो रहा है, मतलब 5 हाफ लाइफ पीरियड गुजर गए होंगे। तो बस हम बोल सकते हैं कि बताओ एक हाफ लाइफ पीरियड में टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट। तो 5 हाफ लाइफ पीरियड में टाइम कितना लगेगा, 10 मिनट इंटू 5, मतलब कितना हो गया, 50 मिनट। इजीली ऐसे चिल्लर टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो तुम। तो इसे अगर पूछे कि एम्पलीट्यूड 1/64 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा, वो भी कर सकते हो कि 1/64 को अपने अनपढ़ों के शब्दों में आधे की पावर 6 बोल सकते हैं। एम्पलीट्यूड आधे की पावर 6 टाइम्स हो रहा है, मतलब 6 हाफ लाइफ पीरियड गुजर गए होंगे। तो एक हाफ लाइफ पीरियड में टाइम 10 मिनट लग रहा है, तो 6 हाफ लाइफ पीरियड में टाइम 10 इंटू 6 मतलब 60 मिनट। तो चिल्लर टाइप के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। चलो अब इसमें थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको देखना, तो इसको तुम खुद करने का ट्राई करना, देखते हैं कि तुम्हारी बुद्धि कितनी चलती है। तो इसमें भी हमको दे रखा है कोई डैम्प्ड ऑस्किलेटर है जिसका एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली घट रहा है, और हमको दे रखा है कि एम्पलीट्यूड इनिशियल का 1/64 टाइम्स होने में 2 आवर्स का समय लग रहा है, मतलब 120 मिनट का टाइम लग रहा है। तो हमको देखना है कि कितने टाइम में एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा वो देखना है, और हमको पता है कि जितने टाइम में एम्पलीट्यूड आधा होता है उसको हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो बस एम्पलीट्यूड आधा होने में कितना समय लगेगा, मतलब हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा वो देखना है। तो इसको तुम खुद ट्राई करो, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो। चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी सिंसियर होगा उसने कर लिया होगा। एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये कोई डैम्प्ड ऑस्किलेटर है, तो हमको पता है कि उसमें एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली घटेगा, और हमको दे रखा है कि एम्पलीट्यूड इनिशियल का, तो हमको दे रखा है कि एम्पलीट्यूड इनिशियल का 1/64 होने में कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर्स मतलब 120 मिनट लग रहे हैं। तो बस एम्पलीट्यूड आधा होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा वो देखना है। आराम से कर सकते हैं ना।
ये तो ये हमको दे रखा है कि अ, ये हमको दे रखा है कि डैम्प्ड ऑस्किलेटर में 2 आवर्स मतलब 120 मिनट में एम्पलीट्यूड इनिशियल का 1/64 टाइम्स हो गया है ना वही? 120 मिनट इतने समय में एम्पलीट्यूड इनिशियल का 1/64 टाइम्स हो गया है। तो तुम बताओ कि 1/64 को अपने अनपढ़ों के शब्दों में क्या लिख सकते हैं? आधे की पावर 6 टाइम्स। बोल सकते हैं ना? वही 120 मिनट में इसका एम्पलीट्यूड 1/64 टाइम्स हो गया है, जिसको अपने अनपढ़ों के शब्दों में आधे की पावर 6 टाइम्स बोल सकते हैं। बस तुम आराम से बताओ तुम आराम से बताओ कि ये जो टाइम है, इतने टाइम में एम्पलीट्यूड आधे की पावर 6 टाइम्स हो गया, मतलब 6 हाफ लाइफ पीरियड गुजर गए होंगे। तो कह सकते हैं ना कि 120 मिनट में इसका एम्पलीट्यूड 1/64 टाइम्स हो गया, मतलब आधे की पावर 6 टाइम्स हो गया है। और बताओ एम्पलीट्यूड आधे की पावर 6 टाइम्स हो गया है, मतलब 6 हाफ लाइफ पीरियड गुजर गए होंगे। बस तुम बताओ कि 6 हाफ लाइफ पीरियड में कितना समय लग रहा है? 120 मिनट। तो एक हाफ लाइफ पीरियड में कितना समय लगेगा? 120/60 मतलब 20 मिनट का टाइम लगेगा। एक हाफ लाइफ पीरियड में टाइम कितना लगेगा? 20 मिनट। तो एम्पलीट्यूड आधा होने में टाइम 20 मिनट ये लगेगा। हाँ, देखो अब इसमें कुछ जेईई मेंस में आए हुए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अभी तो हमने हाफ लाइफ पीरियड का कंसेप्ट देखा ना, अब हाफ में ही क्या खास बात है, 1/3 लाइफ पीरियड भी देख सकते हैं, 1/5 लाइफ पीरियड भी, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जेईई मेंस में आया था, आई थिंक 2013 ऐसे कभी आया था, 2013 में, देख लेना। ये भी तुमको ट्राई करना, देखते हैं कितनी बुद्धि तुम्हारी चलती है। ये तो हमको दे रखा है कि इस बार भी कोई डैम्प्ड ऑस्किलेटर है जिसमें एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली घट रहा है, और हमको दे रखा है कि एम्पलीट्यूड 1/3 होने में समय कितना लग रहा है? 10 मिनट लग रहा है। तो हमको देखना है कि कितने टाइम के बाद इसका एम्पलीट्यूड 1/81 टाइम्स हो जाएगा। ये चलो सोच कर बताओ। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके ट्राई करो। चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी सिंसियर बच्चा होगा उसने कर लिया होगा, देख लेना। ठीक, ये तो इस बार हमको दे रखा है कोई डैम्प्ड ऑस्किलेटर है जिसमें एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली घट रहा है, और हमको दे रखा है कि 10 मिनट में इसका एम्पलीट्यूड इनिशियल का 1/3 हो जाता है। बताओ ये जैसे एम्पलीट्यूड इनिशियल का आधा होने में जो टाइम लगता है उसको हाफ लाइफ पीरियड बोलते थे, तो वैसे एम्पलीट्यूड इनिशियल का 1/3 होने में जो टाइम लगेगा उसको हम 1/3 लाइफ पीरियड बोल लेते हैं। कोई पाप थोड़ी है, हाफ में ही क्या खास बात है, 1/3 का भी तो यूज कर सकते हैं। फिर बस एम्पलीट्यूड आधा होने में जो टाइम लगता है उसको हाफ लाइफ पीरियड बोला था, तो वैसे एम्पलीट्यूड 1/3 होने में जो टाइम लगता है उसको हम 1/3 टाइम पीरियड बोल लेते हैं, और वो हमको कितना दे रखा है? 10 मिनट। तो बस हमको देखना है कि कितने टाइम के बाद इसका एम्पलीट्यूड इनिशियल का 1/81 टाइम्स रह जाएगा, वो देखना है। ठीक है, बस तुम बताओ कि 1/81 को अपने अनपढ़ों के शब्दों में क्या लिख सकते हैं? 1/3 की पावर 4। बस बताओ, एम्पलीट्यूड 1/3 की पावर 4 टाइम्स हो गया, मतलब 4 1/3 टाइम गुजर गए होंगे। बस तुम बताओ कि एक 1/3 टाइम में समय कितना लग रहा है? 10 मिनट। तो इस बार ऐसे-ऐसे 4 1/3 टाइम गुजर गए होंगे, तो उसमें समय कितना लगेगा? 10 मिनट इंटू 4 मतलब 40 मिनट। तो ये ध्यान रखना कि हाफ में कोई खास नहीं, उसकी जगह 1/3 1/5 कुछ भी यूज कर सकता है। तो मेरे ख्याल से अब आगे तुम कर सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 1 मिनट में बताओ, सॉरी 1 सेकंड में आंसर बता डायरेक्टली कि वो एम्पलीट्यूड जैसे 1/3 होने में टाइम 10 मिनट लग रहा है। अब हमको पूछा है कि एम्पलीट्यूड 1/27 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा? कर लोगे ना? 1/27 को क्या लिख सकते हैं? 1/3 की पावर 3, तो इसमें 3 1/3 टाइम गुजर गए होंगे। एक 1/3 टाइम में समय 10 मिनट, तो 3 1/3 टाइम में समय 30 मिनट। इस तरह से चिल्लर क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ, तो इसमें एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब बताओ, हाफ 1/3 में क्या खास बात है? 1/5 भी तो वो यूज कर सकता है। ये तो इस पे बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसको भी अपनी स्मार्टनेस से बताना। ये तो हमको दे रखा है कि डैम्प्ड ऑस्किलेटर है जिसमें एम्पलीट्यूड घटता है ना, इसमें हमको दे रखा है कि 1 आवर मतलब 60 मिनट, इतने टाइम में एम्पलीट्यूड इनिशियल का 1/625 टाइम्स हो गया है। फिर हमको देखना है कि एम्पलीट्यूड इनिशियल का 1/5 होने में कितना समय लगेगा, वो देखना है।
तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज़ करके आंसर बताओ तुम। चलो मेरे ख्याल से जो भी सिंसियर होगा उसने कर लिया होगा, एक बार देख लेना इसको। है ना? तो ये हमको पूछा है कि इसका एम्पलीट्यूड इनिशियल का 1/5 होने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है। तो एम्पलीट्यूड आधा होने में जो टाइम लगता है उसको हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड 1/5 टाइम्स होने में जो टाइम लगेगा उसको 1/5 लाइफ पीरियड डिफाइन कर लेते हैं। है ना? तो वही कि एम्पलीट्यूड 1/5 होने में जो टाइम है उसको 1/5 लाइफ पीरियड डिफाइन कर लेते हैं। ये कितना होगा, है ना? वो देखना है। तो बस हमको दे रखा है, फिर हमको दे रखा है कि 1 आवर मतलब 60 मिनट में हमको दे रखा है कि 1 आवर मतलब 60 मिनट में इसका एम्पलीट्यूड इनिशियल का 1/6 25 टाइम्स हो जाता है। बताओ 1/6 25 को अपने अनपढ़ों के शब्दों में क्या लिख सकते हैं? 1/5 की पावर 4। बस तुम बताओ कि 60 मिनट इस टाइम इंटरवल में इसका एम्पलीट्यूड 1/5 की पावर 4 टाइम्स हो गया, मतलब 4 1/5 टाइम पीरियड गुजर गए होंगे। ऐसा बोल सकते हैं। ये जो 60 मिनट है, इतने समय में इसका एम्पलीट्यूड 1/5 की पावर 4 टाइम्स हो गया, मतलब 4 1/5 लाइफ पीरियड गुजर गए होंगे। तो तुम बताओ कि 4 1/5 लाइफ पीरियड में कितना समय लग रहा है? 60 मिनट। तो एक 1/5 लाइफ पीरियड में कितना समय लगेगा? 60 मिनट बाय 4 तो कितना हो गया? 15 मिनट। तो ध्यान रखना, ये ज्यादातर क्वेश्चन तो तुम्हारे हाफ लाइफ पीरियड पे बेस्ड पूछे जाते हैं, लेकिन उसको तुम एक्सटेंड कर सकते हो हाफ लाइफ पीरियड की जगह 1/3 लाइफ पीरियड, 1/5 लाइफ पीरियड, ऐसे भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं। तो अब इस टाइप की चीजों को इजीली निपट सकते हो, लेकिन फिर से वार्न कर रहा हूँ कि ये 1/3 की पावर 2, 1/3 की पावर 4, ये वाला जो कंसेप्ट है वो तभी लगता है जब वो क्वांटिटी एक्सपोनेंशियली घट रही हो। अगर लीनियरली घटे या इनवर्सली प्रोपोर्शनली घटे तो फिर ये वाले मेथड वैलिड नहीं होते। हाँ बच्चों, इसमें जेईई मेंस 2012 का एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और ये जेईई मेंस 2012 में पहली बार इस डैम्प्ड ऑस्किलेशन का क्वेश्चन आया था, और बाकी इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर भी गलत दिया था। जब एक बार आंसर डिक्लेयर किया गया तब उनकी बत्ती जली, बाकी हमारे रेजोनेंस ने पहली बार में बिल्कुल सही आंसर दिया था। ठीक है, तो देख लेना। जेईई मेंस 2012 का क्वेश्चन देखना। ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने प्रॉपर्ली लिख दी है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो इसमें हमको दे रखा है कि वही कोई पेंडुलम डैम्प्ड ऑस्किलेशन कर रहा है ना? स्प्रिंग मास सिस्टम की जगह पेंडुलम भी तो डैम्प्ड ऑस्किलेशन कर सकता है। ठीक है, ये तो हमको दे रखा है कोई सिंपल पेंडुलम है जो डैम्प्ड ऑस्किलेशन कर रहा है। और देखो, हर बार तो डैम्पिंग फोर्स वो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, लेकिन इस बार दे रखा है कि डैम्पिंग के कारण जो रिटार्डेशन है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो इन्होंने कैपिटल बी बोल रखा है। बस हमको पूछा है कि इसका मीन लाइफ पीरियड कितना होगा वो देखना है, और उसके लिए इन्होंने क्लियरली डिफाइन कर रखा है कि जितने टाइम में एम्पलीट्यूड इनिशियल का 1/e टाइम्स रह जाए उसको मीन लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो बस मीन लाइफ पीरियड पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली पूछा है कि इसका एम्पलीट्यूड इनिशियल का 1/e टाइम्स होने में कितना समय लगेगा वो देखना है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। तो वही हमको दे रखा है कि कोई ये हमको दे रखा है कोई सिंपल पेंडुलम है, ये भी डैम्प्ड ऑस्किलेशन, स्प्रिंग मास की जगह ये भी तो कर सकता है। तो कोई सिंपल पेंडुलम है, ये भी डैम्प्ड ऑस्किलेशन कर रहा है। तो चलो हम तो अपने तरीके से ही करते हैं, इन्होंने जो घुमाया हम भटकते नहीं रास्ते से, हम तो अपने तरीके से ही करते हैं। ये तो कोई सिंपल पेंडुलम है जो कि डैम्प्ड ऑस्किलेशन कर रहा है, मतलब इस पर डैम्पिंग फोर्स लग रहा है ना? और हमको अच्छे पता है, हमने उधर ही पढ़ा था तो हमको अच्छे पता है कि बताओ जो डैम्पिंग फोर्स लगता है वो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। तो डैम्पिंग फोर्स इक्वल टू कितना होता है? बी इंटू वी। ये तो पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट कर रहा हो तो एयर के कारण जो रेजिस्टिव फोर्स है डैम्पिंग फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू वी। तो डैम्पिंग फोर्स इक्वल टू बी इंटू वी, जहाँ बी जो होता है उसको हम लोग तो डैम्पिंग कांस्टेंट है स्मॉल बी को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इस बार इन्होंने डैम्पिंग फोर्स नहीं, डैम्पिंग के कारण रिटार्डेशन के बारे में बोल रखा है। ठीक है, तो तुम कॉमन सेंस से बताओ कि बताओ डैम्पिंग फोर्स इक्वल टू बीवी है, तो डैम्पिंग के कारण रिटार्डेशन कितना होगा? फोर्स बाय मास। लिख देता हूँ कि डैम्पिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड बीवी है ना, तो डैम्पिंग फोर्स के कारण रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन ड्यू टू
डैम्पिंग फोर्स, है ना? तो तुम कॉमन सेंस से बताओ कि डैम्पिंग फोर्स बीवी है, तो डैम्पिंग फोर्स के कारण रिटार्डेशन कितना होगा? फोर्स बाय मास मतलब बीवी बाय एम। मेरे ख्याल से बड़ी बात नहीं है। डैम्पिंग फोर्स बीवी है, तो डैम्पिंग के कारण जो रिटार्डेशन होगा वो कितना होगा? डैम्पिंग फोर्स अपन मास मतलब बीवी बाय एम, है ना? तो बस डैम्पिंग के कारण जो रिटार्डेशन है वो भी v के प्रोपोर्शनल है। और बताओ साथ में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ रहा है? b बाय m। तो इसको इन्होंने कैपिटल B बोल रखा है। तो थोड़ा सा घुमा दिया यार, तो तुम खुद एडजस्ट कर सकते हो। डैम्पिंग फोर्स BV है, तो डैम्पिंग के कारण रिटार्डेशन होगा फोर्स बाय मास मतलब BV बाय m। तो डैम्पिंग के कारण जो रिटार्डेशन है उसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन सा आ रहा है? b बाय m। और इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा है उसको उन्होंने कैपिटल B डिफाइन कर रखा है ना? तो इनका जो कैपिटल B है वो अपना B बाय M के बराबर है, वो अपने मन में समझ जाएंगे। देखना बस। अब हमको पूछा है कि मीन लाइफ पीरियड कितना होगा, मतलब कितने टाइम में एम्पलीट्यूड इनिशियल का 1 बाय ई टाइम्स रह जाएगा वो देखना है। ये तो हमको अच्छे से पता है, हमको फीलिंग से पता है। तो बताओ जो डैम्प्ड ऑस्किलेशन होता है उसमें डैम्पिंग के कारण एनर्जी में लॉस होता है ना? उसके कारण एम्पलीट्यूड टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली घटता है। फिर हमको डैम्प्ड ऑस्किलेशन में बस ले दे करके एक ही चीज पता है कि बताओ डैम्प्ड ऑस्किलेशन में, है ना, इनिशियल एम्पलीट्यूड ए नॉट हो, तो टी टाइम के बाद एम्पलीट्यूड कितना होता है? ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई टू एम। इसके अलावा और कोई चीज हमको आती ही नहीं है। देखना इस बस हमको एक ही चीज पता है कि डैम्प्ड ऑस्किलेशन में एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली घटता है। इनिशियली ए नॉट हो तो टी टाइम के बाद एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई टू एम इतना होता है। बस। अब हमको पूछा है कि एम्पलीट्यूड इनिशियल का 1 बाय ई टाइम्स होने में कितना समय लगेगा वो देखना है। तो हमको देखना है कि एम्पलीट्यूड इनिशियल का 1 बाय ई टाइम्स मतलब एम्पलीट्यूड ए नॉट बाय ई कब हो जाएगा वो देखना है। तो उसके लिए एम्पलीट्यूड को ए नॉट बाय ई के बराबर कर दो। सॉल्व कर लोगे ना यार? बस तुम बताओ कि सॉल्व करेंगे तो ए नॉट से ए नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, ए नॉट से ए नॉट तो कैंसिल। तो बताओ इधर क्या बचेगा? ई की पावर माइनस वन इक्वल इधर क्या बचेगा? ई की पावर माइनस बी टी बाय टू एम बचेगा। ठीक, चलो दोनों इन्वर्स कर देते हैं ना, तो इन्वर्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा, है ना? दोनों इन्वर्स करेंगे तो कितना आएगा? मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, इन्वर्स करोगे तो ई की पावर वन इक्वल टू ई की पावर बी टी बाई टू एम। ई की पावर को बराबर करते हैं, तो ई की पावर को बराबर करेंगे तो बी टी बाई टू एम इक्वल टू कितना आ गया? वन। तो सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों इन्वर्स किया तो e की पावर 1 इक्वल टू e की पावर bt बाई 2m। e की पावर को अगर इक्वेट करेंगे तो bt बाई 2m इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, इन नमूनों को उधर ट्रांसफर करते हैं तो t इक्वल टू कितना आ गया यार? 2m बाय b आ जाएगा ना, तो 2m बाय b आ जाएगा, या 2 अपन b बाय m ऐसा भी लिख सकते हैं। कोई पाप तो नहीं है ना? तो ध्यान था कि 2 को इधर ट्रांसफर किया और b बाय m को नीचे, तो t को 2 अपन b बाय m आ गया। और बताओ b बाय m जो है उसको क्या बोला है? मॉडिफाइड डैम्पिंग कांस्टेंट बोला है। ठीक है, तो बताओ कि b बाय m को इन्होंने क्या बोल रखा है? कैपिटल B बोल रखा है। बस t इक्वल टू कितना आ गया? 2 बाय कैपिटल B। बस हम बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इनिशियल का 1 बाय ई टाइम्स होने में कितना समय लगेगा? 2 बाय कैपिटल बी इतना समय लगेगा। तो ध्यान रखना कि बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन था, बस एक ही इन्होंने थोड़ा चक्कर कर दिया है कि रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू वी बोल रखा है, तो छोटी मोटी चीजें तुमको एडजस्ट करना आनी चाहिए। बाकी इंस्टीट्यूट ने आंसर 1 बाय बी दिया था, फिर जब ऑफिशियल आंसर आया तो फिर उनकी बत्ती जली और करेक्ट किया आंसर। फिर इसीलिए मैंने बोला था कि पूरे डैम्प्ड ऑस्किलेशन में बस यही फॉर्मूला ध्यान रखना है और कोई कचरा दिमाग में रखने की जरूरत है ही नहीं। चलो लास्ट एक रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी 12th में आएगी लेकिन केवीपीए में तुम्हारे पूछा जा सकता है। ठीक है, भले रेडियो एक्टिविटी पढ़ी नहीं है लेकिन हिम्मत हो तो इसको करना तुम, है ना? तो मैं डायरेक्ट तुम्ही को क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमको दे रखा है कि कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तुमने थोड़ा बहुत नाम सुना होगा। ठीक है, कि रेडियम जैसा कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो पता है कि रेडियो एक्टिविटी के कारण इसके न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होते जाते हैं, मतलब मरते जाते हैं। और हमको दे रखा है कि रेडियो हमको दे रखा है कि 210 मतलब 210 आवर्स में इसके रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के नंबर इनिशियल के 1 बाय 128 टाइम्स हो गए हैं। तो इसके रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस को आधा होने में कितना टाइम लगेगा
वो देखना है, मतलब इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा वो देखना है। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज़ करके इसका आंसर बताओ। चलो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुमने कर लिया होगा। इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है, तुमको दे रखा है कि कोई कंटेनर है, इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल भरा है। फिर भले ही रेडियो एक्टिविटी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन इतना बताया था, जो होता है रेडियो एक्टिविटी के कारण न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होते आते हैं, मतलब मरते आते हैं। तो बस जैसे डैम्प्ड ऑस्किलेशन में, है ना, ध्यान रखना कि जैसे डैम्प्ड ऑस्किलेशन में एम्पलीट्यूड टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली घटता है, वैसे रेडियो एक्टिविटी में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के नंबर भी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली घटते हैं। ये 12th में पढ़ोगे, लेकिन अभी थोड़ा-सा ध्यान रखना। जैसे एम्पलीट्यूड घटता था, वैसे रेडियो एक्टिविटी में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के नंबर भी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली घटते हैं। और तुम बताओ कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस भी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली घटते हैं, मतलब लाइसेंस मिल गया। इसमें भी हम हाफ लाइफ पीरियड वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। बस अब इसको देख लेते हैं। तो हमको दे रखा है कि 210 आवर्स, इतने टाइम में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के नंबर इनिशियल के 1/128 टाइम्स हो गए। या तो लिख सकते हैं कि 210 घंटा, इतने टाइम में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के नंबर इनिशियल के 1/128 टाइम्स रह गए हैं। और बताओ 1/128 को अपने अनपढ़ों के शब्दों में क्या लिख सकते हैं? आधे की पावर 7 टाइम्स। बस तुम बताओ कि ये तुम बताओ कि 210 घंटे, इतने टाइम में नंबर ऑफ न्यूक्लियस आधे की पावर 7 टाइम्स हो गए हैं, मतलब 7 हाफ लाइफ पीरियड गुजर गए होंगे, है ना? बिंदास बोल सकते हैं कि ये 210 घंटे इतने टाइम में रेडियो एक्टिव ये 210 घंटे इतने टाइम में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के नंबर 1/128 में तो आधे की पावर 7 टाइम्स हो गए हैं, मतलब 7 हाफ लाइफ पीरियड गुजर गए होंगे। तो बस हम लिख सकते हैं कि 7 हाफ लाइफ पीरियड में समय कितना लग रहा है? 210 आवर्स लग रहा है। तो एक हाफ लाइफ पीरियड में समय कितना लगेगा? 210 आवर्स बाय 7, तो ये कितना हो गया? 30 आवर्स। बस एक हाफ लाइफ पीरियड में समय कितना लगेगा? 30 आवर्स। मतलब हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा? 30 आवर्स। या नंबर ऑफ न्यूक्लियस को आधा होने में टाइम कितना लगेगा? 30 आवर्स। तो ऐसे रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन आए तब भी तुम इजीली कर सकते हो इसको।